Hello students, hello everyone. This is Ramanpreet Singh here from Sri Sukhmani Polytechnic College. So today we will discuss about generic skills. So what do you mean by generic skills and what are the introductions and classifications of generic skills? So generic skills क्या होता है? It may be defined as the term which consists of many kinds of skills, just like communication skills, behavioral skills, presentation skills, problem solving skills and etc. मतलब आपके लाइफ के अंदर हर एक इंसान के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, वो स्किल्स कैसे होनी चाहिए, बिहेवियरल स्किल्स कैसी होनी चाहिए, वो पर्सन प्रेजेंटेशन कैसे देता है, प्रेजेंट कैसे करता है अपने आप को, या फिर कोई किसी दूसरे को प्रेजेंट उसके बारे में प्रेजेंटेशन देना, स्किल्स किसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन जो होती हैं उनके बारे में जो स्किल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। और कोई भी जैसे लीडर्स होते हैं, किसी ग्रुप्स का मेन पर्सन होता है, तो वो अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम के बीच में फंस जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना, उसकी वो वाली स्किल्स कैसी होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो जेनरिक स्किल्स के अंडर में आती हैं, जो जेनरिक स्किल्स को डिफाइन करती हैं। सो द जेनरिक स्किल्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद हाई लेवल स्किल्स in these which are given below. So first one is communication skills, second is team working skills, third is problem solving skills, fourth is adaptability, fifth is lifelong learning, sixth is self esteem, and seventh one is ethics and integrity. So these skills are described as under and forms the basis on the part of importance of generic skills. So ये क्लासिफिकेशंस बता रखी हैं, एक छोटा सा फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बना रखा है जेनरिक स्किल्स का, जिसमें फर्स्ट जो ऊपर पॉइंट हमने डिस्कस किए थे अभी, जिसके जो एसोसिएटेड विद द हाई लेवल स्किल्स, जो हाई स्किल्स के अंडर में आते हैं, उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाया गया है। सो नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनरिक स्किल्स डेवलपमेंट। जेनरिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ जेनरिक स्किल्स इन द वर्क प्लेस। जहाँ पर काम करने की प्लेस है जो, वहाँ पर जेनरिक स्किल्स की हाई डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं seek to ensure business success by recruiting and retaining employees. एम्प्लॉयर्स ये चाहते हैं कि उनके बिज़नेस को प्रॉफिट और आगे बढ़ाने के अंदर, सक्सेसफुल बनाने के अंदर, वो रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को हु हैव अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, जिनके पास बहुत तरह की स्किल्स होती हैं, एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स. सो द ग्रोइंग emphasis on generic skills in higher education has several sources. One is the increasing demand from business and employer organizations from graduates to possess generic skills. So there are some reasons given by employers for not hiring young people for entry level jobs, just like including first one is low grades and low levels of academic accomplishments, second is poor attitudes, lack of self confidence, third one is lack of goals, poorly motivated, fourth one is lack of enthusiasm, lack of drive, little evidence of leadership potential. Next one is lack of preparation for the interview. Next is excessive interest in security and benefits, unrealistic salary demands and expectations. And another one is inadequate preparation for type of work, inappropriate background.
Eighth one is lack of extra circular curricular activities. And last one is inadequate basic skills like reading and writing. सो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो फोकस करते हैं अडेप्टेशन, कॉस्ट रिडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, न्यू मार्केट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन की वो कॉस्ट जो रिड्यूस होती है उसको, मतलब कि ज़्यादा के ज़्यादा में हमारे प्रोडक्ट बिकें, सेल हों, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो उनके पास जैसे ऑर्डर आते हैं वो ज़्यादा मात्रा में आए, और न्यू मार्केट्स हों उनके जो प्रोडक्ट्स के होती हैं उनको वो सेल करें, और जो वो आगे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग मार्केट्स में जाके प्रोडक्ट की वो चीज़ उनके पास होनी चाहिए। सो एम्प्लॉयज़ नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट टीम वर्क। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टीम वर्क की तरह काम करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, and the capacity to deal with non-routine processes. They should also be able to make decisions, take responsibility, and communicate effectively. So the generic skills is broadly classified in two following themes of importance, which are given below. So which we have discussed above in the starting of the chapter. So that points are discussing now. First one is communication skills. So communication skills are very much important in today's life. हमने communications के बारे में मैंने बोला था कि जो कोई भी पर्सन होता है उसको बात करने के तरीके का पता होना चाहिए कि कैसे कम्युनिकेट करना है दूसरे के साथ, ठीक है। वो आज के ज़माने के अंदर, आज के टाइम के अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ टाइम, इन टुडेज़ एर। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर, एंड ये हमारी आवश्यकता भी है कि हमारे पास ये स्किल होनी चाहिए। ये हमारी लाइफ की एक नीडेड स्किल्स है जो हमारे पास होनी चाहिए। Communication skills are needed at each and every phase of our life. We can easily express ourselves with the help of effective communication skills. So जैसे हम स्कूल्स वगैरह में और कॉलेज लाइफ से हम बाहर निकलते हैं, तो जब जैसे हम इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ में काम करने के लिए हम एंटर करते हैं अपने लाइफ के अंदर, हम इनके अंदर एंटर करते हैं इंडस्ट्रीज़ के काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो पर्सन है वो अलग अलग तरह की स्किल्स सीखता है। सो उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी आता है कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है अपने जो सीनियर पर्सन्स हैं और मैनेजर्स वगैरह, और जैसे जीएम जनरल मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उनके साथ कैसे कोऑपरेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है। तो वहाँ से हमें बहुत नॉलेज मिलती है कि हमें कैसे वर्क करना है, एक दूसरे के साथ मिलके टीम वर्क कैसे करना है और कम्युनिकेट कैसे करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन स्किल्स. So we can learn also from our friends, and first more thing important is we can learn from our parents how to communicate with others. So it's a very important thing. फर्स्टली मतलब हम अपने लाइफ के अंदर सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स के ज़रिए कम्युनिकेट करना सीखते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे हम बातचीत करें उनके साथ, और कैसा वो हमें रिटर्न में हमारे साथ बातचीत करते हैं। वो सब बिहेवियर हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं, उनके ज़रिए हमारे लाइफ शुरू होती है। So moreover, we can also understand other person's point of view easily with the help of communication skills. Communication skills are very important as they form the basis of society nowadays. So next thing is टीम वर्किंग स्किल्स. टीम वर्किंग स्किल्स मैंने अभी थोड़ा सा बताया था कि जो ग्रुप्स इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, कंपनीज़ के अंदर वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं,
जैसे इंडस्ट्री में कंपनीज़ के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, तो प्रोडक्शन जहाँ पे होती है उनको एक तरह का टीम वर्क का काम दिया जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर प्रोडक्ट को आउटपुट जो है वो निकालना है। सो एक तरह का टीम वर्क हो जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एम्प्लॉयज़ की कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनको 2 दिन के या 3 दिन के अंदर इतना प्रोडक्ट, जैसे 5,000 हो गया एग्जांपल ले लो, कोई भी मैन्युफैक्चर हो रहा प्रोडक्ट, तो वो उनको आउटपुट में देना है। सो वो टीम वर्क के बिना नहीं हो सकता है। वो सब मिलके अगर करेंगे उसको, जैसे एक जने को डिवाइड कर दिया काम, आप ये काम करोगे, दूसरे को दूसरा काम दे दिया, और वही प्रोडक्ट पूरा पैकेजिंग होके पूरा ग्रुप के साथ, पूरे ग्रुप की मदद से वो पैकेजिंग होके आउटपुट में निकलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। और ये स्किल्स होनी चाहिए। So team working skills refer to that skills which every member of the team must possess in order to achieve a common goal. People work differently in a team for a common purpose. This is known as team working skills. So next one is problem solving skills. क्या होती हैं? Problem solving skills are very important for generic skills development. This skill defines an individual's ability to deal with problems arise due to different circumstances and how to solve them. अब हर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, उनके पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है कि वो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका और कौन सा प्रोसेस उसके पास है। और ये डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि अगर बाय चांस कहीं पे कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना रहा है, उनको आगे प्रोसेस नहीं करना आ रहा है, तो वो चीज़ उनके अंदर होनी चाहिए ग्रुप्स के अंदर कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो स्किल होनी चाहिए उनके अंदर। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज these are also used to define person's ability, so as how a person reacts in the problem and whether a person loses his confidence or not. Next one is adaptability. This skill is needed by a person very oftenly working in the organization. This skill defines the person's ability to adjust himself or herself according to different working conditions. Adaptability means ये हो गया है कि कोई भी पर्सन होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री के अंदर न्यू एंटर किया है, न्यू ज्वाइनिंग हुई है, तो उसके वहाँ पे कैसे एडजस्ट होना है, और चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको कैसे वर्क्स, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स के साथ अलग अलग काम जो होते हैं सीनियर हमें देते हैं, उनके काम के ज़रिए हम कैसे एडजस्ट हो सकते हैं और कैसे आगे फिर उनके दूसरों के साथ, पर्सन्स के साथ बिहेव कैसे करते हैं काम के साथ। सो a person has to adapt himself herself in different working conditions. उनके पास ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने आप को इंडल्ज कर सकें वर्क के अंदर, और चाहे कोई भी काम हो, so as he or she can adjust in any kind of working conditions. Next one is lifelong learning. This skill is very important in today's world. Lifelong learning is not only limited to childhood or classroom, but takes place throughout life and in a range of situations. Lifelong learning is a continuous process which is acquired by an individual at all the different phases of one's life. Lifelong learning mainly focuses on the development of learners on 4 aspects, and these are namely physical, intellectual, social capacity, emotional, and mental development. Self-esteem. In sociology and psychology, self-esteem reflects a person's overall subjective emotional evaluation of his or her own worth. It is a judgment of oneself as well as an attitude towards the self. This skill is very much important for the individuals because it reflects the person's behavioral all aspects
that how he she works for achieving their goals. ये स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है पर्सन्स को कि वो कैसा बिहेव करता है काम को लेके, अपने गोल्स को लेके, उसको अचीव करने के लिए वो कैसा बिहेव करता है. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज़ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ being honest and having strong moral principles. It is generally a personally choice to uphold oneself to consistently moral and ethical standards. In ethics, integrity is regarded by many people as the honesty and truthfulness or accuracy of one's actions. Individuals employ different ethics at different levels in order to achieve their goals. And next one is, there are some common elements of various listing of generic skills. So first one is basic fundamental skills, next is people related skills, next is conceptual thinking skills, and another is personal skills and attributes, and next one is skills related to the business world, and last is skills related to the community. So there are a global and local scenario of GSD, generic skills development. So there are these skills are also known by a number of terms overseas. ये अलग अलग देशों में भी डिफाइन किया गया है generic skills को. In some countries they are specifically employment related, while in others greater emphasis has been placed on their social relevance. So these are the countries where these skills, some skills are used in these countries, and this is described to that countries. टर्म्स यूज्ड इन वेरियस कंट्रीज टू डिस्क्राइब जेनरिक स्किल्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया इन कंट्रीज़ के अंदर. So let's talking about the lifelong learning. Lifelong learning क्या होता है? It is defined as the activity undertaken throughout life with the aim of improving knowledge, skills and competencies within a personal, civic, social or employment related perspective. So lifelong learning means हमारी लाइफ के अंदर एक तो कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता कि हम यहीं तक हम पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं. सो पूरी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है. सो दिस इज़ नोन एज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट एन इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज हर चाइल्डहुड. बचपन से लेके पूरी लाइफ तक हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है. सो इट इज़ सॉर्ट आउट नेचुरली थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस एज द लर्नर सीक्स टू गेन नॉलेज फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस. सो ये हमारी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सीखने की प्रोसेस है पूरी लाइफ के अंदर, ये हमारे हेल्पफुल रहता है नॉलेज को गेन करने के लिए, वो अपने पर्सनल मतलब के लिए, पर्सनल नॉलेज गेन करने के लिए और प्रोफेशनल रीजंस के लिए. तो जो कंसेप्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हैज़ बिकम ऑफ मच इम्पोर्टेंस विद द एमर्जेंस ऑफ new and latest technologies that change how we receive and gather information,
collaborate with others, and communicate. So, according to Taylor's, the four pillars of lifelong learning process are, so these are the four processes which is used and which is very helpful to a lifelong learning process. First one is learning to know. It mainly deals in mastering learning tools rather than acquisition of structured knowledge. Next is learning to do. It focuses on equipping people for the types of work needed now and in the future, including innovation and adaptation of learning to future work environments. Third one is learning to live together with others. It deals with peacefully resolving conflicts, discovering other people and their cultures, fostering community capability, individual competence and capacity, economic resilience, and social inclusion. And the last one is learning to be. It includes in education contributing to a person's complete development, that is, mind and body, intelligence, sensitivity, aesthetic appreciation, and spirituality. So, is the importance of lifelong learning. Importance क्या क्या है? First one is to remain competent for the benefit of your employer. Second is to gain knowledge needed to move into a new area of business. Third is to develop a skill needed for promotion such as management expertise. Next is to learn a new skill such as a new language. Next is to remain up to date with the new developments in your area of expertise. Last one is to keep ahead of new advancements in field of technology. So let's be talking about managing self. Managing self. So do you know about the managing self? So how we manage self and with the development which we have to achieved in our goal, which we have to achieve in our goals. So knowing self or for development. So there is a simple meaning. इसका simple मतलब है of knowing self का is to know about own self internally and externally. हमें अपने आप को अंदरूनी और बाहरी तरफ से अपने आप को समझना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. सो इज़ टेकिंग स्टेप्स टू बेटर योर सेल्फ. So, such as by learning new skills of overcoming bad habits. So, here is the some activities which are listed as under. So, first one is improving self-awareness. हमें अवेयरनेस के बारे में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा. सेकंड है इम्प्रूविंग सेल्फ नॉलेज. हमें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा. थर्ड वन इज़ इम्प्रूविंग स्किल्स और लर्निंग न्यू स्किल्स. हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसके साथ ही हमें अपने स्किल्स के साथ और नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी और उसको भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज़ बिकम अ सेल्फ लीडर. हमें अपने आप को एक लीडर की तरह आगे लेके आना है, अपने आप को बनाना है एक लीडर की तरह जो लीड कर सके अपनी टीम को. नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग स्ट्रेंथ्स. अपने जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग वेल्थ. हम वेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट.
And ninth is identifying or improving potential. Next is enhancing lifestyle. Next one is improving health. 12th is fulfilling aspirations. 13th is defining and executing personal development plans. Last one is improving social abilities. So here's the small flow chart of self development, which is there are some many ideas to use the self development, one of which is Abraham Maslow's process of self actualization, which is given below and described it. So in that process, first point is defined as self actualization. Next is aesthetic needs, and third one is cognitive needs. Fourth one is esteem needs. Fifth one is love and belongingness, and the next one is safety needs, and the last one is physiological needs. So there are some points which are able to develop depends on certain needs being met, and these needs form hierarchy which are as described below. So here's the 7 points. So 7 senses of self development. What is 7 senses of self development? So it is the most fulfilling path to success and potential fulfillment comes through our own self development. ये एक तरह का फुलफिलिंग रास्ता जिसको बोलते हैं पाथ जो होता है वो सक्सेस के लिए और पोटेंशियल फुलफिलमेंट के लिए वो किसके थ्रू आता है, हमारी ऑन सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू आता है. ठीक है. The happy and successful people immerse themselves in self-development. People through self-exploration remain openly curious and passionate about their self-education and improvement. So here's some essential points for each and every individual for overall success in life are listed as under some points. First one is sense of self. Second is sense of curiosity. Third one is sense of direction. Fourth one is sense of follow through. Fifth one is sense of urgency. Next is sense of resilience. And last one is sense of connectedness. What is sense of self? Self-improvement begins with the deep awareness of who you are, your values, beliefs, and the larger purpose you wish to pursue. Sense of self means जो आपको अपने आप की जो इम्प्रूव करने की जो शुरुआत है वो डीप जो हम जिस किसी चीज़ के बारे में अवेयर हैं उसको डीप समझने डीपली जाने के लिए अपने आप के अंदर ही
तो अपनी वैल्यूज़ को पहचानने के लिए, अपने बिलीव्स को और लार्जर पर्पस के लिए, सो हमें आगे वी हैव टू विश टू परस्यू. So the experiences that we have in life can only have true meaning when we are able to understand them. हमारा एक्सपीरियंस ही लाइफ के अंदर जो है वो हमें सही मतलब दिखाता है और हमें अंडरस्टैंड करता है, हमें अपने आप को समझने के लिए वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैम. उन चीज़ों को समझने के लिए हम एबल हैं कि नहीं हैं, हमारे अंदर काबिलियत है कि नहीं है समझने के लिए. सो वो हमें एक्सपीरियंस ही सिखाता है. सो नेक्स्ट इज सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी. The sense of curiosity greatly defines the person's ability to think about all the possibilities our future holds. So it mainly defines the person's ability. मैंने भी बताया कि हम अपने कोई भी मतलब समझना हो किसी चीज़ के बारे में, वो हमें एक्सपीरियंस सिखाता है कि हम उस चीज़ के लिए एबल हैं कि नहीं, काबिल हैं कि नहीं हैं. थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज़ आर फ्यूचर होल्ड्स. हमें अपने फ्यूचर को सामने रख के उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ हम उस चीज़ के लिए काबिल हैं कि नहीं हैं. So curiosity inspires us to push through the unusually painful trials in life. हमें क्यूरियोसिटी इंस्पायर करता है और पुश करता है लाइफ के अंदर कि हम जो कितनी भी कठिनाई होती है, उनके ट्रायल्स होते हैं हमारे लाइफ के अंदर, कभी कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं. सो जब हम पेन के अंदर होते हैं, दुख के अंदर होते हैं, तब हमें एक्सपीरियंस होता है कि हम इस रास्ते से कैसे गुज़र सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, ऐसे समय के अंदर. सो हम कितने मजबूत हैं उस समय के अकॉर्डिंग, उस जो प्रॉब्लम को है फेस करना. सो हम उसके लिए कितने एबल हैं इन लाइफ. बिजनेस एंड रिलेशनशिप लीडिंग के अंदर, बिज़नेस के अंदर हम जैसे कई बार हमारे बॉस होते हैं जो वो हमें कितना, कई बार काम के पीछे हमें बोलते हैं, कई बार वैसे गुस्से से हमें कोई भी बात हो जाती है तो उसको हम कैसे फेस करते हैं, और जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं उनको कैसे हम लीड करते हैं. So us through uncertainty, curiosity creates a desire to know more, do more and be more. Next is sense of direction. The more we develop ourselves, the better we become in achieving what we want in life. हमें अपने आप को लाइफ के अंदर डेवलप करना पड़ता है, बेटर डेवलप करना पड़ता है, ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर सही रास्ता अपना सकें या चुन सकें कि हमें लाइफ के अंदर करना क्या है, क्या करना चाहते हैं, हमारे गोल क्या हैं, उसको अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन कौन सी है. सो सेंस ऑफ डायरेक्शन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ये मतलब हमें जो डायरेक्शन वाला पार्ट होता है ये हमें एक तरह का मजबूत बनाता है, हमें डिसीजन लेने के अंदर लाइफ के अंदर कि हमारे पास कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है, कौन से रास्ते पे हमें चलना है. एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रियलाइजिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ फॉलो थ्रू. So this sense truly follows from the saying, where there is a will, there is a way. So इसका मतलब वही आ गया, वो एक पहेली सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह. Where there is a will, there is a way. Knowing what you want to achieve makes
it easier for you to see the benefits of taking action. Next is sense of urgency. A sense of urgency drives inspiration. Urgency creates the mindset to work as if our life depends. Next is sense of resilience. Resilience teaches us to never view any challenge as the end of the world. सो ये हमें अलाउ करती है पेशेंस कितनी है हमारे अंदर, अवेयरनेस कितने हैं हमें किसी चीज़ के बारे में, एंड फोर्टिट्यूड टू कंटिन्यू, हम उसको कंटिन्यू करने के लिए कितने हम सतर्क हैं या फिर कितने हम अवेयर हैं. तो आगे मूविंग फॉरवर्ड होना चाहिए. कंटिन्यू मतलब आगे करना चाहिए कि आगे रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए कितने तैयार हैं हम. With resilience, we have greater confidence, pliability, and the personal and interpersonal skills to cope up with any kind of obstacle that we encounter to reach the ladder of success. Means हमारे लाइफ के अंदर कितनी भी चुनौतियाँ आती हैं, कितने भी ऑब्स्टेकल्स रुकावट्स आती हैं, उनको हम कैसे फेस करते हैं और उनको हम फेस करके आगे कैसे बढ़ते हैं, अपने सक्सेस लाइफ कैसे सक्सेस करते हैं, गोल्स कैसे सक्सेसफुली अचीव हो जाते हैं. नेक्स्ट इज लास्ट वन इज सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस. This sense of self-development gives us the sense about the relationships which brings us closer to our goals and which push us further away. इसका है हम अपने जो रिलेशंस के अंदर होते हैं उसको हम कैसे कनेक्ट करके रख सकते हैं अपने साथ ही, कैसे कनेक्ट करते हैं, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कभी कभी हमें अपने रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है. तो हम कैसे आगे फर्दर हमें कंटिन्यू करना चाहिए उस चीज़ को लेके. सो नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है. So here is the 6 specific domains related to self-concept. So there are first one is social, the ability to interact with other. हमें हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हम दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. सेकंड इज कॉम्पिटेंस, दिस द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स. थर्ड वन इज अफेक्ट, अवेयरनेस ऑफ इमोशनल स्टेट्स. Next is physical, feelings about looks, health, physical condition, and overall appearance. Next is academic, success or failure in academics. Last one is family, how well one functions within the family unit. So it refers to the extent to which we like, accept, or approve of ourselves, of how much we value ourselves. So here is the self-esteem involves a positive or negative view of ourselves. First is high self-esteem. In this it leads confidence in our own abilities, self-acceptance, optimism, and last is not worry about what other thinks. Next is low self-esteem, and it leads to lack of confidence, want to be or look like someone else, always worrying about what others might think, and pessimism. So here is the personality, which is a very important part of our life. And about the personality, it is defined as the science of describing and understanding persons. मतलब हम कभी भी जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या कंपनीज़ के अंदर,
तो वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, जो भी हमारा इंटरव्यू लेता है पर्सन, वो हमारे पर्सनैलिटी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी ही चेक करता है जब हम एंटर करते हैं उनके ऑफिस में इंटरव्यू के लिए। वो तब हमारी फर्स्टली पर्सनैलिटी ही देख के फिर हमें आगे प्रोसेस के लिए बिठाता है, बोलता है, कंटिन्यू करता है इंटरव्यू के लिए। So the word personality, it derives from the Latin word persona, which means mask. The study of personality can be understood as the study of masks that people wear. मतलब जो हम अपने पर्सनालिटी मीन्स होता है जो हम पहनते हैं अपने जो पर्सन्स पहनते हैं, वियर करते हैं अपने ऊपर, जैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो कैसे उनकी लुक लाइक्स कैसे होती है, वो डिपेंड करता है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। सो हियर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी includes first consistency, second is psychological and physiological, third is impact behaviors and actions, and fourth is multiple expressions. Consistency means there is a generally a recognizable order and regularity to behaviors. Then people act in the same ways or similar ways in a variety of situations. मतलब अगर जैसे जो पर्सन होता है वो किस तरह का बिहेव करता है, वो अपना एक ही बिहेव रखता है या फिर जो हमारे सिचुएशंस होती हैं अलग अलग तरह की डिफरेंट काइंड्स के सिचुएशन, उनके अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर रखता है। सो इट मीन्स अ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। क्या होता है? इट इज़ personality is a psychological construct, but research suggests that it is also influenced by biological process and needs. ये हमारा इफ़ेक्ट उसके कारण होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए और हमारी आवश्यकता के ज़रिए हमें अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। Next is impact behaviors and actions. Personality does not just influence how we move and respond in our environment. It also causes us to act in certain ways. Next is multiple expressions. So ये expressions के अंदर आ जाता है कि हमारे behavior के अंदर कैसे कौन कौन से expressions होते हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी feelings हैं, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, क्लोज़ हैं या फिर फार हैं, एंड अदर सोशल इंटरेक्शंस कैसे हैं हमारे। सो ये सब चीज़ें मल्टीपल एक्सप्रेशन के अंदर आती हैं। सो नेक्स्ट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम? अपने आप को ग्रूम करके अपने इंटरनल और आउटर पार्ट को जो हमारा होता है और इंटरनल होता है, उसको हम कैसे हम पॉजिटिव वे से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से पॉजिटिव रीजंस होते हैं जो उनके ज़रिए हम अपने आप को हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। सो हर एक पर्सन्स की अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। सो it can be developed, polished and refined. So there is some most important personality development tips हैं जो लाइफ के अंदर यूज़ होती हैं। So first one is be confident, be yourself, check your attire, work on your body language, be cautious, be a little fun, be a good listener, read more often and develop new interests, meet new people, have an opinion, bring positively in your outlook, know yourself. Next is multiple intelligence. क्या होता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस वो होता है
It is a term used to describe a property of the mind that may relate many abilities, such as capacities to reason, to plan, to solve problems, to think and use language, and to learn. So it is classified in various types. First is linguistic intelligence, second is logical intelligence, third is visual spatial intelligence, next is musical intelligence, fifth one is bodily kinest- kinesthetic intelligence, and next is interpersonal intelligence, and last one is intrapersonal intelligence. So these are the types of multiple intelligence.